अब जाकर पूछिए समीर महासेठ से कि 17 महीने उद्योग मंत्री रहे, मधुबनी विधानसभा में उद्योग के लिए उन्होंने क्या किया, रोजगार के लिए क्या किया। वो बोले कि 3 महीने में हम लोहट चीनी मिल चालू करवा देंगे, बोले थे ना, बिक गया, दलालों और ठेकेदारों के हाथ से बेच दिए, सारा पैसा चट कर गए। मैं तो खुले मंचों से चैलेंज किया हूं कि अगर दम है समीर महासेठ के अंदर तो 15 मिनट हमारे आमने सामने बैठकर बात कर ले, हम जनता का सवाल लेकर बैठेंगे और वो एज ए विधायक अपना जवाब दे दे। 15 मिनट बाद अगर उसी मंच से समीर महासेठ ने यह घोषणा नहीं कर दिया कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे तो मेरा नाम ला सकता। मैं एक एक पोल खोल रहा हूं, अब जाकर देखिए, सड़कों की हालत जाके देखिए, नालों की हालत जाकर देखिए, आप अपने इलाके के स्कूल और मदरसों की हालत जाकर देखिए। जब कोई आदमी हमारा वोट लेगा, हमारा काम नहीं करेगा, तो क्या हमारी और आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि उस आदमी से हिसाब लीजिए? जिस आदमी को हम वोट देंगे उससे हिसाब लेना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए कि वोट एक अमानत है, वोट एक शहादत है। आप जब किसी को वोट देते हैं तो आप इस बात की गवाही देते हैं कि ये आदमी सही। जमहूरियत में, लोकतंत्र में सबसे ताकतवर चीज का नाम वोट है। आप ही के वोट से कोई प्रधानमंत्री बनेगा, आप ही के वोट से कोई मुख्यमंत्री बनेगा, आप ही के वोट से कोई विधायक और सांसद बनेगा, और आप ही के वोट से कोई मंत्री और संतरी बनेगा। आपके वोट में इतनी ताकत है। लेकिन अगर आप अपने वोट का गलत इस्तेमाल कर देंगे, आप सिर्फ भाजपा हराओ के नाम पर वोट करेंगे, तो कभी भी अपनी लीडरशिप खड़ी नहीं होगी, कभी भी अपनी क्यादत खड़ी नहीं होगी, कभी भी हमारे समाज का कोई बेटा, कोई भाई लीडर नहीं बन पाएगा। जमहूरियत में, लोकतंत्र में सियासत इसलिए की जाती है कि सियासत हमें इज्जत दे। सियासत इसलिए नहीं की जाती है कि सियासत के डर से, हम किसी के डर से किसी दूसरे को वोट दे। आज इलेक्शन का वक्त आया है। 2020 में जो लोग आपसे वोट मांग कर गए, 5 साल तक वो आपको नजर नहीं आए होंगे। 5 साल तक आपके गांव में, आपके पंचायत में वो अगर आए भी होंगे तो कभी किसी की शादी में, किसी के वलीमा में आए होंगे, कभी किसी के अकीका में आए होंगे, आपका दुख दर्द पूछने नहीं आए होंगे, आपके समाज के हालात नहीं जानने आए होंगे, आपके यहाँ के स्कूल मदरसे की हालत नहीं जानने आए होंगे, आपके यहाँ लाइब्रेरी खुला कि नहीं ये नहीं जानने आए होंगे, आपके यहाँ की सड़कें बनी कि नहीं बनी ये नहीं जानने आए होंगे। लेकिन जब इलेक्शन का वक्त आया है तो दरवाजे दरवाजे घूमेंगे और इन सेकुलर पाखंडियों का नाटक है कि ये मस्जिद के सामने जाकर फोटो खिंचवाकर मुसलमानों को ये बताते हैं कि मुसलमानों के लीडर। अब हमें और आपको सोचना है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि किसी के लड़ने से कोई हार जाएगा, तो याद रखिए कि जमहूरियत में लीडरशिप तब खड़ी होती है जब आदमी के अंदर हारने का साहस, आदमी के अंदर हारने की हिम्मत हो। इसलिए कि ठोकर वही खाता है जिस आदमी को दौड़ना आता है। जो आदमी एक जगह बैठा हो वो कभी ठोकर नहीं खाता। इसलिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और अख्तरुल ईमान साहब का पैगाम लेकर उनकी सिपाही से, पार्टी के एक अदना से कार्यकर्ता की हैसियत से आपके बीच आए हैं, ये बताने के लिए कि एमआईएम पार्टी मधुबनी में है और मजबूती से चुनाव लड़ेगी इंशाअल्लाह। इस बार हमें हार जीत की फिक्र नहीं है, हमें फिक्र इस बात की है कि हमारे 18% आबादी को लीडरशिप कैसे मिलेगा। हमें फिक्र इस बात की है कि हमें हमारी हिस्सेदारी कौन देगा। और जमहूरियत का एक फंडा समझ लीजिए, लोकतंत्र का एक फंडा समझ लीजिए कि जिसके पास आबादी है उसको भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिसके पास आबादी है वो हुकूमत के और पार्टियों के गले में हाथ डालकर अपनी हिस्सेदारी, और इंशाअल्लाह वो दिन भी आएगा कि पार्टी हमारी होगी, सिंबल हमारा होगा, लीडर हमारा होगा, और दूसरे लोग जिस तरीके से आज हमारे मुसलमान भाई किसी के दरवाजे पर खड़े होकर टिकट का भीख मांगते हैं, कल होकर हमारे दरवाजे पर खड़े होकर टिकट का भीख। अगर ये बदलाव आप चाहते हैं, ये परिवर्तन आप चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मधुबनी विधानसभा में भी बदलाव हो, मधुबनी विधानसभा में भी एक मजबूत लीडरशिप खड़ी हो। आज हम मेहनत कर रहे हैं, पिछले 2 साल से गली गली घूम रहे हैं, शायद इनमें से 2, 4, 5 लोगों के अलावा मुझे कोई नहीं जानते होंगे। गली गली घूम रहे हैं, पार्टी का सदस्यता अभियान चला रहे हैं,
पार्टी का झंडा लगा रहे हैं, खुद अपने हाथों से झंडा लगाते हैं, अपने हाथों से सदस्यता अभियान चलाते हैं, इसलिए नहीं कि हम लीडर बनेंगे, इसलिए कि आज अगर हम बीज बोएंगे तो कल हमारे समाज का कोई बेटा, कल हमारे समाज का कोई भाई लीडर बन जाएगा। आज अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब के दादा और उनके बाप अगर पार्टी खड़ी नहीं किए होते तो आज यहाँ मधुबनी में बैठकर कोई आदमी असदुद्दीन ओवैसी का नाम नहीं। आज अगर अख्तरुल ईमान साहब ने संघर्ष नहीं किया होता, आज अगर अख्तरुल ईमान साहब ने बिहार के अंदर एमआईएम पार्टी को मजबूत नहीं किया होता तो मधुबनी के मकसूदा में बैठकर हम लोग अख्तरुल ईमान साहब का तस्करा नहीं करते। इसलिए हमें और आपको जज्बात में आकर किसी को वोट दे देने से, डर के मारे किसी को वोट दे देने से, किसी को हराने या जिताने के लिए वोट दे देने से पहले एक मर्तबा सोचना होगा कि क्या भाजपा हराओ के नाम पे हम अपनी लीडरशिप तो नहीं खा रहे हैं? भाजपा हराओ के नाम पे कहीं हम अपने ही लोगों की कमर तो नहीं तोड़ रहे हैं? भाजपा हराओ के नाम पे कहीं हम अपने ही लोगों को तो कमजोर नहीं कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाजपा हराने के नाम पे हम अपने लीडरशिप को खत्म करते जा रहे हैं? आप देख लीजिए कि यही बिहार है कि लालू प्रसाद यादव जब राजनीति में नहीं आए थे तब बिहार का मुख्यमंत्री मुसलमान बना था या नहीं? जब लालू प्रसाद यादव को बिहार के लोग नहीं जानते थे तब। आज जो लोग ये कहते हैं ना कि लालू प्रसाद यादव ने आवाज दी, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये आवाज किसको दिया गया? अति पिछड़ा को दिया गया, बैकवर्ड को दिया गया, दलितों को दिया गया। ये आवाज मुसलमानों को नहीं दिया गया, ये आवाज मुसलमानों को नहीं दिया गया। मुसलमान सियासी तौर पर पहले से यहाँ मजबूत है। यही बिहार है जहां से 30, 40, 50 एमएलए जीत के गए हैं, और यही बिहार है जहां से 8, 10, 12, 14 सांसद यहाँ से जीत के गए। इसलिए कोई इस गलत फहमी में न ले कि आरजेडी या लालू प्रसाद के भरोसे या कांग्रेस के भरोसे बिहार में मुसलमान सियासत करता है। अब हम लोग इस रास्ते पर चल पड़े हैं, अंजाम चाहे जो भी हो, वापसी का कोई दरवाजा नहीं। अगर लड़ना है, क़यादत खड़ी करनी है, लीडरशिप खड़ा करना है, अपना नेता बनाना है, जो आपका आवाज बेबाकी से उठाता है उसके साथ खड़ा होना है, तो इस कमजोर कंधों का सहारा बनिए, वरना ये कमजोर कंधा कुछ दिन के बाद टूट जाएगा। फिर ना जाने कोई ये झंडा लेकर खड़ा हो या ना हो, इसकी जिम्मेदारी जितनी हमारी होगी उतनी ही आपकी होगी। इसलिए कि अगर वक्त रहते हुए भारत का मुसलमान मौलाना अबुल कलाम आजाद की बात मान लिया होता तो आज मुसलमानों का इतना बुरा हाल है। उसी तरीके से जिस तरीके से आज मौलाना अबुल कलाम आजाद के ऊपर लोग किस्से कहानियां लिखते हैं, तकरीर करते हैं, लोग पीएचडी कर रहे हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद के ऊपर, किताबें लिखते हैं, लेकिन ये वही लोग हैं जिनके बाप दादाओं ने मौलाना अबुल कलाम आजाद की बात नहीं मानी। मेरी ये बात नोट करके रख लीजिएगा कि आज जो लोग बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को एजेंट कहते हैं, एमआईएम पार्टी को बी टीम कहते हैं, कल इनकी नस्लें उसी असदुद्दीन ओवैसी पर पीएचडी करेगी। जो आदमी खड़ा होकर मंच से कहता है कि मुझे ले चलो, मुझे मस्जिद नबी ले चलो, मैं कसम खाने के लिए तैयार हूं कि मैंने किसी से सौदा नहीं किया है। एक मुसलमान का ईमान अगर यहाँ पर भी नहीं तोड़ना, एक मुसलमान का ईमान अगर यहाँ पर भी उसको ये बात नहीं समझा पा रहा है, तो फिर हमें अपना हिसाब करने की जरूरत है। आप किसे वोट दे नहीं दे ये बहुत बड़ा मसला नहीं है, लेकिन अगर आप अपने ही को, अपने ही लीडर को, और इतने बेबाक लीडर को जिसको दुनिया सलाम करती है, उसको अगर आप एजेंट कहते हैं, तो कम से कम हम जैसे छोटे सिपाहियों के दिल में तो बहुत दुख होता है कि जिस आदमी ने आपके लिए अपनी जान की कुर्बानी तक के लिए वादा किया है, जिस आदमी ने गोलियां खाई है, जिससे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी के ऊपर कई बार हमले हुए, अल्लाह ने उसको इतना दिया है कि अगर वो चाहे तो सियासत छोड़कर सुकून से अपनी जिंदगी गुजार सकते। लेकिन आज उनकी सियासत का सिर्फ एक मकसद है, एक मकसद है कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को सियासत में हिस्सेदारी कैसे मिलेगी। इसलिए उसी जज्बे के साथ हमें और आपको भी इस पार्टी से जुड़ना होगा, इस पार्टी के साथ खड़ा होना होगा। जज्बात और एहसासात को समझते हुए, हमें और आपको वक्त के हालात को समझते हुए अपनी हिस्सेदारी के लिए, अपनी सियासी बका के लिए, अपने उरूज के लिए और अपने नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए पार्टी का साथ देना होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आने वाले चुनाव में हम और आप मिलकर मधुबनी में एक नई तारीख रकम करेंगे।